बिहार की सियासत चरम पर है और अब मैदान में दोनों बड़े गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी ताल जो है वो ठोक रहे हैं। तमाम मंचों पर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। एनडीए ने आज पटना में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मतलब महागठबंधन के बाद में अब एनडीए का भी घोषणा पत्र जो आना था वो जनता के सामने है। 1 करोड़ नौकरियां, ये महिलाओं को 2 लाख की मदद और 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के बड़े बड़े वादे यहां पर एनडीए की तरफ से किए गए। इसके साथ ही केजी से पीजी तक गरीबों को मुफ्त शिक्षा, मां जानकी के सीतापुरम का विकास जैसे बड़े ऐलान इसमें समाहित हैं, शामिल हैं। वहीं महागठबंधन पहले ही बदलाव का प्रण लेते हुए 10 लाख सरकारी नौकरियां, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी, युवाओं के लिए रोजगार मिशन जैसी घोषणाएं कर चुका है। ये आप सभी जानते हैं। 28 तारीख को इनका घोषणा पत्र जो है वो आ चुका है। दोनों ही पक्ष वादों की पिटारे खोलकर जनता को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जनता अब भी वादों पर भरोसा करेगी या पिछले वादों का हिसाब मांगेगी? क्या नीतीश कुमार के सुशासन की गूंज फिर से सुनाई देगी या तेजस्वी यादव के बदलाव की लहर कुछ नया इबारत लिखेगी? मामलों को लेकर आगे चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते कि मैनिफेस्टो को लेकर जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए जरा। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततवा समाज हो, दांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है, उसकी चिंता की। देखा आपने सम्राट चौधरी ने क्या कहा। दरअसल घोषणा पत्र आज पूरा पढ़ने वाले यही थे सम्राट चौधरी। पूरा घोषणा पत्र इन्होंने ही पढ़ के बिहार की जनता को सुनाया कि इस बार वादों के पिटारे में क्या क्या है। एनीवेज बढ़ेंगे आगे। देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना रहा कि जैसे यूपी में माफिया को बुलडोजर से रौंदा गया, वैसे ही बिहार से भी अपराध का सफाया होने जा रहा है। इस बीच क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो बयान भी उनका आपको सुनाएंगे। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। नाथ का आक्रामक बयान आपने सुना। बढ़ेंगे आगे, वापस बात करेंगे मैनिफेस्टो की। देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसने क्या दावे किए हैं, किसने किस पर क्या कटाक्ष किए हैं, वो भी जरा सुनिए आप। मैं एनडीए के मैनिफेस्टो को यही कहूंगा कि 20 साल
में जो बिहार के गड्ढे को भरा गया, अब नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें, तो ये आज जो उसमें रोजगार भी है, किसानों का भी है, औद्योगिक का भी है। 26 सेकेंड, अब बताइए, इतिहास बन गया। आज तो इतिहास बन गया है कि 26 सेकेंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकेंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो है बाद में उसको पढ़ रहे हैं मैनिफेस्टो को। इसके मायने है कि इनका मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो के साथ नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। फिर चुहिया की चुहिया। जो बात 11 साल आप बोल रहे हो, 11 साल के बाद आप बोल रहे हो, आपका कौन सा संकल्प? आप तो जुमलेबाजी की बात करते हो, कहते हो तो जुमला था। अगली बार भी संकल्प आपने कहा था दलित आदिवासी मरेगा तो नौकरी देंगे, क्या दे दिए? विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया? क्या आपने वेतनमान कर दी? क्या आपने चोरी रोक दी? आप कह रहे हो अत्यंत पिछड़ी जाति को मैं दूंगा 10 लाख रुपया, और हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं 50% अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण दूंगा। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। तो कुल जमा यह है कि बिहार में वादों की बरसात एक बार फिर से की गई है चुनाव के मद्देनजर। फिर चाहे आप महागठबंधन के घोषणा पत्र की बात कर लीजिए या बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो आज जारी किया उसके बारे में आप बात कर लीजिए। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आपकी तपोज पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। तपोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आशान परवेज। परवेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू के तरफ से उनके जो प्रवक्ता हैं किशोर कुणाल, वो भी पहुंच गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरू वंदना जी हैं, वंदना भारती जी हैं जन सुराज की तरफ से, वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी की चर्चा के मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहला सवाल बीजेपी के तपोज पाल जी से। तपोज जी, घोषणा पत्र आप लोगों का आ गया, 1 करोड़ नौकरियां, लखपति दीदी, तमाम बड़े वादे आपके तरफ से किए गए। लेकिन कुछ देर पहले मैं गहलोत साहब को सुन रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, वो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। जो परंपरा रही है घोषणा पत्र की, उसको आप लोगों ने नहीं निभाया। आपके टॉप लीडर्स आए और सिर्फ 26 सेकंड के अंदर मंच छोड़कर चले गए। खाना पूर्ति बाद में पढ़कर कर दी सम्राट चौधरी ने। प्रतिक्रिया आपकी? उन्होंने कहा कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज 150वीं सरदार पटेल जी की जन्म दिवस है। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जी। और देखिए, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा जी आए और तुरंत निकल गए, वो इस समय पटना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका शेड्यूल कार्यक्रम था और जनता से मिलने का कार्यक्रम था और सार्वजनिक सभाओं में उनको अटेंड होना है। ये सारी चीजें हैं। ये जो बचकाने वाले आरोप लगाते हैं, और ये 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत जी, वो इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। देखिए, कुछ चीजें मैं रिकैप कर दूं, हालांकि आज मॉर्निंग से ये सारी चीजें चल रही हैं कि 10 बड़े सेक्टर और उसकी घोषणाएं। देखिए, रोजगार 1 करोड़ नौकरी, मेगा स्किल सेंटर, महिलाएं 2 लाख सहायता, लखपति दीदी का मिशन हमारा, किसान 9000 वार्षिक सम्मान निधि, 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा।
ठीक है, हम सपोज इस पर और डीपली अभी हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बताइएगा क्या क्या आपके घोषणा पत्र में हो। महागठबंधन के घोषणा पत्र से भी हम तुलना करेंगे कि किसने किस पर जो है विशेष ध्यान दिया। इस पर मौका मिलेगा सर आपको अपनी बात रखने का। बाकी मेहमानों से एक बार जो है उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया हमें मिल जाए। किशोर कुणाल जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर जी, 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है बिहार में, आपको नहीं लगता कि अब नए वादों की जरूरत नहीं है? अब आपको 20 सालों का हिसाब देना चाहिए था। नए वादों का क्या काम, अब क्या बचता है वादा करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपसे। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमें हिसाब भी देनी चाहिए और हमें भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, और हमने वही किया है। लगातार 20 साल तक बिहार की सेवा करते हुए हमने न सिर्फ एक मजबूर बिहार को एक मजबूत बिहार में बदला है, बल्कि एक मशहूर बिहार में बदलने की रोड मैप जनता के बीच रखी है। और वो मशहूर बिहार एक ऐसा बिहार होगा जिसकी चर्चा देश दुनिया के शहरों में, देश दुनिया के नजरों में होगा। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने एक सभी मुद्दों में, सभी सेक्टरों में एक लंबी छलांग लगाई है। मैं जीएसडीपी की बात करूं, महज 79,000 करोड़ का जीएसडीपी बिहार का था 2005 में, जो आज तकरीबन 11 लाख करोड़ का हो गया है, जो 13 गुना अधिक वृद्धि को दिखाता है। वार्षिक औसत विकास की बात करें तो जो 3% था वो अभी के डेट में 11% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 7,840 रुपया हुआ करता था, जो आज के डेट में 66,228 रुपया हो गया है। अगर मैं बुनियादी ढांचे की बात करूं तो महज 8,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें थी, जो आज बढ़ के 1,20,000 किलोमीटर हो गया है। महज 230 पुल पुलिया बिहार में हुए थे, अभी के डेट में 6200 पुल पुलिया है, और महज 2000 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। ठीक है, इस पर और डिटेल में आपको डिटेल में बताने का मौका मैं दूंगा। किशोर जी प्लीज बने रहिएगा, बाकी मेहमानों को ओपनिंग प्रतिक्रिया हो जाए। हमारे साथ परवेज जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। परवेज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो देखा आपने कि एनडीए का भी जो घोषणा पत्र आना था वो आ गया, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा दोनों घोषणा पत्र को, तो एनडीए के घोषणा पत्र जो है उसमें महिलाओं की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, शिक्षा पर फोकस नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों का जो मैनिफेस्टो आया वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं पर केंद्रित नजर आ रहा है, क्यों? शान परवेज जी। नहीं, सबसे पहले मैं घोषणा पत्र पे आ रहा हूँ, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा जी प्लीज। आज कल बिहार में एक बड़ी बहुत विडंबना रही कि हमारे एक सीनियर लीडर दुलाल चंद्र जी की सरेआम खुलेआम हत्या कर दी गई। और आज आरा से अभी खबर आ रही है कि प्रमोद मेहता जी जब बाजार से आ रहे थे तो उनको और उनके पुत्र की सरेआम हत्या कर दी गई है बाजार से आने के क्रम में। तो मैं इस दोनों घटना के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से निंदा प्रकट करते हुए मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। और आपने कहा घोषणा पत्र पे, आपने आशीष जी बहुत सटीक सवाल पूछा कि सरकार को आज 20 साल का हिसाब देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पहले उनकी 20 साल की होती तो सरकार को काम करने से ज्यादा जुमलों में भरोसा है। ये सरकार लगातार जुमलेबाजी कर रही है और सरकार ने जितने भी 20 सालों में जुमले फेंके हैं उन सारे जुमलों का आज बिहार की जनता उससे हिसाब मांग रही है। आज कह रहे हैं कि हम लाखपति बना देंगे। आपने खाकपति किसने बनाया? बिहार की जनता को बिहार खाकपति आपने बनाया, और जब चुनाव का समय आ गया तो आप कह रहे लाखपति बनाएंगे। बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि रोजगार कहाँ है, तो अब जब चुनाव आ गया तो आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले करे हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो जब सरकार आपकी थी तो रोजगार आपने नहीं दिया। रोजगार के नाम पे आपने छात्रों पे लाठियां बरसाई। रोजगार के नाम पे आपने छात्रों पे लाठियां बरसाई। तो अब जब चुनाव के 4 दिन 5 दिन बच रहे हैं, अब ये सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। ओके, और महिलाओं पे आपने बात कही। मेरे को थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं लौटूंगा। आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, हम इस पर और डीपली चर्चा भी करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक से भी बात अभी होनी बाकी है। वंदना जी की प्रतिक्रिया भी अभी नहीं आई है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मैम पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं आशीष जी की नीतीश बनाम, पार्डन, कैन यू रिपीट इट अगेन? हाँ, नीतीश बनाम तेजस्वी की इस जंग में जनसुराज जो तीसरी आवाज के रूप में सामने आई वो एक नैतिक विकल्प बनकर रह जाएगी या राजनीतिक चुनौती भी आप पेश करते दिखाई देंगे धरातल पर? वही सवाल था मेरा। वंदना जी। जी आशीष जी, यह तो आप लोग ऐसा एजेंडा बना रहे हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी है,
संघर्ष में हम सब लोग हैं और हमने तो 3 साल से लगातार पदयात्रा की, लोगों से हम मिले, तो ये त्रिकोणीय है, कहीं भी है ऐसा नहीं है कि नीतीश बनाम तेजस्वी ही है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो किशनगंज एरिया है या इधर पूर्णिया का इलाका है, वहां पे क्या जन सैलाब उमड़ा था जब प्रशांत किशोर जी आए थे। और कल की जो निर्मम हत्या हुई है, यह डर और यह भय दिखाता है कि आप हमारे प्रत्याशी से कितना डर गए हैं और हमारे जन सैलाब से कितना अंदर तक वो डरे हुए कि हत्या तक उतारू हो रहा है। जो जंगल राज की दुहाई पानी पी पी कर दिया करते थे 30 साल पहले का, लगता है उन लोगों को अल्जाइमर हो चुका है। अल्जाइमर में ही आप वर्तमान की घटनाएं भूल जाया करते हैं और 30 साल पहले की बचपन में चले जाते हैं। और एनडीए सरकार और नीतीश सरकार मुझे लगता है कि बकायदा उसी रास्ते पे चल पड़ी है। या तो अल्जाइमर से ग्रस्त हो गई, उनकी हरकतें भी वैसी ही है कि वो एक व्यक्ति की हत्या पर उतारू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका डर दिखाता है। और वो चूंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। ठीक है वंदना जी, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी का भी हो जाए। मैम प्लीज बने रहिएगा, आप आगे भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। प्रोफेसर साहब, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप यहाँ पर हैं, आपका नजरिया बेहद महत्वपूर्ण होगा सर इस घोषणा पत्र को देखते हुए। महागठबंधन बनाम एनडीए का घोषणा पत्र, इसमें जनसुराज कहां आपको दिखाई दे रही, वो भी बताइए। साथ साथ में क्या ये माना जाए एक बार फिर से राजनीतिक वादों के जाल में बिहार की जनता फंस चुकी है? प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी। राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं यह देख पा रहा हूं कि जनता वादों और इरादे में फर्क देखती है। इरादा वादे तो सब करते हैं, प्रत्येक चुनाव में वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र संकल्प पत्र प्रकाशित होते हैं, प्रसारित होते हैं, लेकिन किसने कितना उस वादे और अपने घोषणा पत्र को लागू किया, ये महत्वपूर्ण होता है। 15 साल के उस दौर को भी लोग याद कर रहे हैं, 20 साल के इस दौर को भी याद कर रहे हैं और ये मूल्यांकन का समय है। जनता उन सभी वादों को का मूल्यांकन कर रही है और इस नतीजे पर पहुंच रही है कि जिन्होंने अपने वादे को कुछ हद तक ही सही, सब कुछ बिहार में बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बात अवश्य हुई है कि आम लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। आम जनजीवन में थोड़ा परिवर्तन ग्राउंड पर मैं फील कर पा रहा हूं और जनता से भी बात होती है। हम लोग कहते हैं बिजली, सड़क, नल जल की जो समस्या है, किसानों की सम्मान निधि की बात हो तो थोड़ा ही बहुत, लेकिन लोगों में को इसका लाभ अवश्य ही मिला है। ठीक है सर, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे सर। और ब्रेक से, अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो सवाल जवाब का अगला राउंड जो है वो शुरू होगा। प्रोफेसर साहब की बात पूरी नहीं हो पाई है, उनको भी मौका मिलेगा, बाकी मेहमानों से भी समझेंगे कि आखिर उनका विजन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिहार का बॉस कौन कर रहे हैं इसकी बात, क्योंकि अब धीरे धीरे वो घड़ी नजदीक आ रही है जब जनता बटन दबाएगी और नतीजे जो है वो 14 को सामने आ जाएंगे। पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं चर्चा के पुनः शुरुआत करूंगा। मैं चाहूंगा प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जो बच्चियां, गरीब घर की बच्चियां आशीष बाबू 6-7 में साइकिल से जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, स्कूल जाने की यात्रा शुरू की थी, आज विभिन्न जगहों पर आज लीडरशिप के रोल में है, चाहे पंचायतों में हो, जिला पंचायतों में, जिला परिषदों में हो, विधायक बन चुकी हैं वो लड़कियां और विभिन्न जगहों पर रोजगार प्राप्त कर चुकी। आज सबसे बड़ा मुद्दा एक उठा रहा है लोग, पलायन का और रोजगार का। पिछले 20 वर्षों में लगभग 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली हैं। 6-7 लाख तो सिर्फ शिक्षक हुए हैं। किसी चौक चौराहे पर अब खड़े हो जाएं, आप 4-5 पुलिस की कांस्टेबल यंग लेडी को देख लेंगे, ऑफिसर से लेकर के कांस्टेबल तक, सब वही लड़कियां हैं जिन्होंने साइकिल से अपनी यात्रा शुरू की थी, स्कूल की यात्रा शुरू की थी। मेडिकल कॉलेज आज 17 मेडिकल स्कूल, मैं आज रिटायर्ड प्राध्यापक हूं,
मेरे जन्म से पहले इस राज्य में जो 7 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए, उसके बाद इस साल 17 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है और गरीब परिवार की लड़कियां लड़के वहां डॉक्टर बनने का सपना लेकर के एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। प्रत्येक जिले में इंजीनियर, मैं शिक्षा से जुड़ा आदमी हूं, प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज आज 5-10 वर्षों से संचालित मतलब हो रहे आप ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, धरातल पर चीजें नजर भी आ रही हैं, लेकिन जो तेजस्वी जी बदलाव मिशन लेकर आगे बढ़े हैं, बदलाव का मिशन, क्या वो वाकई इम्पैक्टफुल है और वो कितना प्रभाव धरातल पर छोड़ रहा है? जिस प्रकार की वो यूथ की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से रोजगार की वो तमाम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे, इन बातों में कितना दम है ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शान परवेज जी, वो हैंड रेज कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तपोज जी से भी मुझे बात करनी है कि भाई 1 करोड़ नौकरी, लखपति दीदी, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन क्या गारंटी कि 2020 की तरह इस बार जो वादे किए गए वो कागजों तक सीमित नहीं रह जाएंगे? क्या कोई ठोस रोड मैप है या सिर्फ हवाई बातें हो रही? बिहार विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं बात, मैनिफेस्टोज आ गए हैं सामने, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देरी के मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूंगा शान परवेज की तरफ। सबसे पहले परवेज जी, तेजस्वी यादव बार बार बदलाव के प्रण की बात कर रहे हैं, अब ये सिर्फ प्रण लेने से बदलाव आ जाएगा क्या? क्योंकि जनता तो एक ठोस रोड मैप, ठोस विजन भी देखना चाहती है ना परवेज जी। आशीष जी, सबसे पहले कि अभी जैसे हम लोगों के पॉलिटिकल एक्सपर्ट शंकर कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है, जो बदलाव था वो हो चुका है ऑलरेडी। और हमारे साथी पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी की और जनता यूनाइटेड के लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में कोई प्लान की समस्या है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या है। बिहार में जो होना था वो हो चुका है। अब तो जनता को डिसाइड करना है कि इस सरकार के पास जो इतना ब्लू प्रिंट है और जो इन लोगों का रोड मैप है वो इतना ही है, ये मैक्सिमम कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है तो जनता देख रही है। उसके बाद भी अगर बेरोजगारी चरम पर चली गई, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, करप्शन आज हाई लेवल पे चला गया, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, बड़े बड़े नामचीन लोगों को दिन दहाड़े खुलेआम सरेआम मारा जा रहा है, सरकार जब अपराधियों को जेल से निकाल कर टिकट देने का काम कर रही है, तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। और शंकर जी ने बहुत सही बात कही, इन्होंने साइकिल साल का याद दिलाया कि आज सारे लोग साइकिल पे जो लड़कियां जाती थी वो आज सारी कहीं ना कहीं नौकरियों में है, क्योंकि अब जिस समय साइकिल बांटा गया था अब उन्हीं बच्चों का एज आ गया कि वो नौकरी करें। तो निश्चित रूप से जब किसी ने साइकिल चलाया है तो आज अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें साइकिल और नीतीश कुमार जी का तो कोई देन नहीं है, कोई योगदान नहीं है। पहली बात, अगर साइकिल चलाने से कोई आप योगदान मान रहे हो तो हमको लगता है कि शंकर कुमार जी मोटरसाइकिल आप तो लालू जी के कार्यकाल में ही चलाना सीखे होंगे। नहीं तो वो कह रहे हैं कि तो अगर नौकरी तो इसी सरकार में मिली ना, ये नीतीश बाबू ने नौकरी दी ना, तभी तो नौकरी कर पा रही हैं। वो तो वही कह रहे हैं। शंकर जी जब कॉलेज जाते होंगे तो निश्चित रूप से लालू जी का कार्यकाल होगा उस समय। और आप जो बात कर रहे हैं इस तरह की बातें करना, और इन्होंने कह दिया सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, नीतीश कुमार जी ने ये करा वो करा। चलिए मैं एक राज्य का उदाहरण दे रहा हूं आपको, जहां पश्चिम बंगाल चले जाइए और उड़ीसा चले जाइए, जहां पर अभी उड़ीसा में तो अभी लास्ट ईयर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बनी और जहां कभी नीतीश कुमार जी का शासन ही नहीं रहा। क्या वहां बिजली नहीं है? क्या वहां पानी नहीं है? क्या वहां के लोग सांस नहीं ले रहे हैं? क्या वहां के लोग खाना नहीं खा रहे हैं? क्या वहां स्कूल नहीं है? तो अब आप जो बताते हैं कि बिजली पानी सड़क, वो बिजली पानी सड़क दैट इज यूनिवर्सल डेवलपमेंट, वो युग की परिवर्तन वही तो मसला है ना कि इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मसला सारा का सारा मामला यहीं आकर फंस जाता है परवेज जी, सारा का सारा मामला यहीं फंस जाए। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने, उसी को तो मुद्दा बनाया जा रहा है। वही तो कहा जा रहा है कि उसी सुशासन की छवि को और ज्यादा चमका कर रखा जा रहा है और आप लोग की गाड़ी आकर वहीं फंस जाती है। ठोस विजन की बात करिए ना, ठोस विजन आप लोगों का क्या है उसकी बात करिए। हमारे साथ नहीं, एक मिनट परवेज जी, ये जनसुराज की प्रवक्ता वंदना जी हैं जो कह रही है कि त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, कुछ कहना चाह रही है। अच्छा होगा कि मोदी मीडिया से परे आकर मीडिया के रूप में अपने परवेज जी रोक रहा हूँ, परवेज रोक रहा हूँ। हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता कुछ कह रही है, मैम प्लीज। देख रही है वंदना जी। जी कहें। वंदना जी, मैं आपकी आवाज आ नहीं पाई थी, मैं चाहूंगा अपनी बात दोहरा दीजिए, आप क्या कह रही थी?
मैं वही कह रही थी कि आपने जो राजनीतिक विश्लेषक बुलाया हुआ है वो राजनीतिक विश्लेषक कम लग रहे हैं, वो किसी खास पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं कि वो यहाँ पे एनडीए का गुणगान करने आए हुए कि साइकिल से ये हुआ, हमने ये कर दिया, हमने ये मेडिकल। तब तो मुझे लगता है कि शहनाज भी ये कहने के लिए स्वतंत्र है कि हमने 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं। एनडीए सरकार ने कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली है, कितना नया योगदान दिया है, बताएं जरा। मैं पूछ लेता हूँ तपोज पाल जी है ना, एक मिनट मैम प्लीज बनेगा। लोगों को सरेआम हत्या कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी तक में घुस कर गोलियां मारी जा रही है। सुरक्षा तो आप दे नहीं रहे आम नागरिक को, और बात कर रहे हैं कि हमने साइकिल से उड़ान भरवा दी, स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ओके। लगता है कि आपने बीबीसी का न्यूज नहीं देखा है, कुछ दूसरे न्यूज चैनल को भी देख के कि लोगों की क्या हालत है जो सीमांत परिवार के लोग बेसिकली वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब चूंकि उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। मैम वंदना जी, क्या उन तक बिजली अभी भी पहुंची है? क्या उन तक एजुकेशन पहुंचा है? क्या उन तक सुरक्षा पहुंची है? हर जगह आप फेल हैं, और आप बीते जमाने की बात करते हैं कि लालू जी ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। आपने क्या किया भाई 20 साल में? ठीक है, आपकी जवाबदेही मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इन सबके बीच में किसने क्या किया, कौन क्या करने की बात कर रहा है, इन सबके बीच में जनसुराज की क्या भागीदारी वो बताइए ना। आप लोग सिर्फ एक नैतिक विकल्प नजर आ रहे हैं अभी धरातल पर, ये भी रिपोर्टें मिल रही हैं कि नैतिक विकल्प के तौर पर है, राजनीतिक विकल्प नहीं बन पा रहे हैं आप लोग। उस विजन की भी बात होनी चाहिए ना। मैं आऊंगा तपोज जी से, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ काफी देर से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। तपोज जी, क्या गारंटी है कि 2020 जैसा जो तमाम वादे दावे 2020 में किए गए थे, उसकी तरह इस बार के तमाम दावे, तमाम वादे, तमाम बातें कागजों तक सीमित नहीं रह जाएंगी? क्या कोई ठोस रोड मैप लेकर आ रहे हैं क्या इस बार आप लोग जनता के बीच? देखिए, हमने वायदा किया था कि जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे, हमने उखाड़ फेंका। हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो है, मतलब सभी पहले से मैं कहूंगा कि धरातल पर भरे ही त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई न दे रहा, लेकिन इस पैनल में जरूर त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। वंदना जी मजबूती से अपनी बात रख रही है। नहीं, वंदना जी स्वागत है। एक चीज मैं बता दूं, ये तपोज जी अपनी बात रखिए। करेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं हमारे बात में विश्वास है, तभी तो ये जनाधार। ठीक है, वो भी खैर वंदना जी, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अगले 14-15 दिनों में पता चल जाएगा कि किसको कितना क्या जनता ने समझा है। नहीं, बिल्कुल आशीष जी, आप सब कुछ भविष्य के घर में छिपा है मैम। अगर वाकई में आप लोगों ने वो विजन दिखाया होगा और लोगों ने आपकी बात को समझा होगा तो वोटों में कन्वर्ट होगा, वो दिखाई भी देगा। कितने % तक आप लोग जाते हैं, वो सब तमाम चीजें हम देखेंगे, उस दिन हम अलग बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैनिफेस्टो हम उस पर बात कर रहे हैं मैम, नहीं जन स्वराज के प्रवक्ता जो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तपोज जी, अपनी जो मेरा सवाल था उस पर मैं चाहूंगा जवाब आपका। तपोज जी, हाँ, मैं उसी पे जवाब दे देता हूं। देखिए, एनडीए ने गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का ऐलान किया है, और ये वो चीजें हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका भी उत्तर इसमें है। और इस बार के लिए जो मैनिफेस्टो हमने लॉन्च किया है, उसका भविष्य में भी उसका निर्धारण किया जाएगा। मुफ्त राशन जारी रहेगा, नंबर 1। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, नंबर 2। नंबर 3, 5 लाख वही तक के तो विपक्ष वाले पूछ रहे हैं तपोज जी, वही ये महागठबंधन के नेता प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि आप लोग को 20 साल हो गए, 2 दशक के बाद आपको ये रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए, ना कि घोषणा पत्र। ये सवाल बार बार आ रहा है। और जो रिपोर्ट कार्ड इन 20 सालों में बताइए कि पहले 5 साल में क्या हुआ, उसके बाद 5 साल में क्या हुआ, उसके बाद 5 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, एक एक सिलसिलेवार बताइए कि क्या हम करके लेकर आए हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जनता चाहती है, ना कि नए वादे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वहां पे जंगल राज खत्म हुआ, लालू राज खत्म हुआ, लालू का परिवार राज खत्म हुआ। जो एक परिवार और उनका जो साले लोग जिस तरीके से खुलेआम क्या बात करें, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, कहां पे मान लू कि खत्म हो गई। मैंने उनके साथ वंदना जी प्लीज। नहीं, तपोज जी, आप कह रहे हैं कि आपने खत्म कर दिया, आरजेडी का परिवारवाद खत्म हो गया, पार्टी को जो है सबसे बड़ी पार्टी 2020 में तो आरजेडी थी। नहीं, हमने खत्म किया ना, उनका जो जंगल राज था उसको खत्म किया। जो पहले के 5 साल का जो शासन था उसको हमने रिमूव किया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो कल मोकामा में एक हत्या हो गई,
इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी हुई है अभी, तो क्या कानून व्यवस्था है? ये तो आरजेडी स्पॉन्सर्ड है, ये जबरदस्ती आरजेडी कर रही है। अभी तक विरोधियों का अभी तक इस तरीके की कोई घटना हुई है? इलेक्शन के समय हमेशा बिहार में प्रमोद मेहता का क्या गुनाह बढ़ती है और इसको कराने वाले यही है। अब एक चीज आप बताइए, और उनके पुत्र को एक साथ बाप बेटे को मार दिया गया, क्या गुनाह था उनका? बताइए, उसामा जैसे लोगों को टिकट देंगे तो क्या होगा? वो क्या मतलब? अरे आपने आनंद मोहन को क्यों टिकट दिया जिससे डीएम की हत्या की? कौन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसामा को कानून बदलकर आपने जेल से बाहर निकालने का आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बताएंगे सारा चोर बेईमान को टिकट देके उसामा किस लिए जाना जाता है? उसके पिताजी किस लिए जाने जाते हैं? टिकट दिया आपने? लड़कों को, क्यों आनंद मोहन को टिकट दिया आपने? आपका तड़ी पार गृह मंत्री बन के बैठे हैं, कभी आज गृह मंत्री बन के बैठे, 57 मुकदमे में नामजद है, खुले तरीके से लूटेगा, मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तौर पे हत्याएं करेगा, बलात्कार, धंधा, ये सब बना के रखा। मंजू वर्मा बलात्कार से याद है, मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी आज भी आपके एनडीए की प्रत्याशी है। हम जान लगा देंगे, आपकी आज भी बिहार में कभी मंजू वर्मा नहीं आने देंगे। मुख्य आरोपी बालिका गृह शेल्टर हो, याद कीजिए ऐसा। और ये राम रहीम को चुनाव प्रचार के लिए इंडिया ब्लॉक के लोग नहीं निकाल के लाते हैं, पेरोल नहीं देते राम रहीम को। राम रहीम जैसे रेपिस्टों को चुनाव प्रचार कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है, जनता दल यूनाइटेड को जरूरत पड़ती है। नहीं देखिए, सुनिए दोनों लोग सुनिए मेरी बात सुनिए। चुनाव लड़ाना पड़ता है, AK-47 लेकर प्रचार किया जा रहा है, तपोज जी होल्ड ऑन। अरे परवेज जी सुनिए, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं दागदार प्रत्याशी सिर्फ एक दल में नहीं है, सभी दलों ने जो है ऐसे तमाम प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके दामन में दाग लगे हुए हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तपोज जी ये कह रहे हैं कि जिस जंगल राज को, अरे एक मिनट परवेज जी, मुझे मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए प्लीज, मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए। तपोज जी या किशोर कुणाल जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, जंगल राज ये सारी बातें हम हर चुनाव में पिछले 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार चुनाव से पहले हमने पटना में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती देखी, दिन दहाड़े हत्याएं देखी, वो क्या था? अभी कल ही मोकामा में जो हत्याकांड हुआ वो क्या है? इस प्रकार के मामले नियमित अंतराल पर बाहर आते रहे हैं, क्या ये जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता क्या? तपोज जी और किशोर जी एक-एक करके। तपोज जी, जंगल राज की श्रेणी में तब आता जब आईएएस की पत्नी गई थी एफआईआर लॉन्च करने के लिए कि हमारे साथ बलात्कार हो रहा है, और हेमंती यादव के जो उनकी जो एमएलए थे, उनके जो बेटे कंटिन्यूअसली उनके साथ बलात्कार करते थे आईएएस की पत्नी के साथ, और वो जब थाने में गए केस लिखाने के लिए तो वो कह दिए चुपचाप रहो वरना पूरे का परिवार को खत्म कर दिया, कम से कम जिंदा तो हो। उसको किशोर जी मैं किशोर जी से मैं बात ही नहीं कर पाया। नहीं एक मिनट तपोज जी, एक मिनट। किशोर कुणाल जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश बाबू की सरकार है, मेरा सीधा सवाल, इस सुशासन की छवि को आप लोग चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जरा ये स्पष्ट कर दीजिए किशोर जी। देखिए, सुशासन की छवि को ना चमकाने की कोशिश हो रही है ना बचाने की कोशिश हो रही है। सुशासन की छवि जो बनी है उसे बनाए रखने की कोशिश हो रही है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी कास्ट की कम्युनिटी का हो, किसी कलर का हो, वो बख्शा नहीं जाता है। और पिछले 20 साल का ये उदाहरण है कि हमने अपराधियों की संपत्ति तक जब्त किया है। हमने चाहे अपराधी किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो आर्थिक अपराध किया हो, चाहे भ्रष्टाचार किया हो, हर किसी व्यक्ति का हम लोगों ने कानून सम्मत कार्रवाई करवाई है। और ये बिहार में पुलिस का इकबाल है कि जब कोई अपराध करता है तो उसे कानून के शिकंजे के अंदर आना होता है। जो आप घटनाओं की जिक्र कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता कि घटना नहीं हुई है, घटना बिल्कुल हुई है, लेकिन जब आप हमारे प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव अप्रोच की बात करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार या बिहार पुलिस अपराध या अपराधियों को हैंडल करने में कितनी सजग है और कितनी मेरे पास समय इतना ही था। मैं सभी का आभार जताना चाहूंगा, वंदना जी, परवेज जी, किशोर जी, तपोज जी, बहुत आभार आपका। देखिए, विकास बनाम बदलाव की लड़ाई बिहार में जो अभी दिखाई दे रही है, अब इसमें जनसुराज की क्या भूमिका होगी, क्या एक थर्ड फ्रंट के रूप में मजबूत दावा पेश करेगा, वो सिर्फ एक नैतिक विकल्प बनकर नहीं रह जाएगा, राजनीतिक चुनौती बनेगा, ये सब कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन बनाम एनडीए की जो लड़ाई है, इसके बीच में अभी की अपडेट ये है कि घोषणा पत्र आ गया है। अब जनता अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि किसके दावों में, किसके काम में कितना दम है। इसी के साथ इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही।
फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे सुदर्शन न्यूज पर तमाम खबरों का सिलसिला वो जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।